हाय एवरीवन। आज हम लोग एंटी कैंसर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन जो तीसरी है वो करेंगे। दो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये तीसरी टारगेटेड है, मतलब स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर हम लोगों ने अटैक करना है। ओके, अब वैसे तो ये देखो कितनी सारी ड्रग्स हमने लिखी है, लेकिन जो नेचर है ड्रग की वो दो टाइप की होती है। या तो हम लोग एंटीबॉडी की फॉर्म में देते हैं, दैट इज़ MAB, दैट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये जो है ये हम लोग पैरेंटली देते हैं। ये सरफेस के ऊपर, सेल के सरफेस के ऊपर टारगेट करती है। दूसरी जो नेचर होती है वो है स्मॉल मॉलिक्यूल, उसका नाम है स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो होती हैं ये हम ओरली देते हैं और ये सेल के अंदर भी जा सकती हैं। दे कैन पेनिट्रेट द सेल और अंदर जो एंजाइम्स हैं या जो भी न्यूक्लियस ने जो भी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करनी है उसको सीधा जाके रोक सकती है, वो पाथवे को रोक सकती है। तो एक हमने क्या पढ़ा कि एंटीबॉडीज़ हैं, दूसरा स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और ऐसे करके ये इनहिबिट करेंगी। अब पहला जो टाइप है दैट इज़ BCR-ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। BCR-ABL ये कौन है? ये देखो, ये दो क्रोमोसोम है, ये 9th क्रोमोसोम और ये 22 क्रोमोसोम। 9th क्रोमोसोम पे होता है हमारा ABL जीन, नॉर्मल ABL जीन है एक, वो 9th क्रोमोसोम पे बैठा है। 22 क्रोमोसोम पे ये देख रहे हो, ये है BCR जीन। लेकिन जब क्रोमोसोम्स ब्रेक होते हैं क्या होता है कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इतना इतना पार्ट उसका। तो ये 9th क्रोमोसोम पे, ठीक है, 9th क्रोमोसोम का जो ABL जीन था वो 22 पे चला गया। तो यहाँ पे ABL और BCR ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब ये जो जीन का फ्यूजन है BCR-ABL, ये जो ट्रांसक्रिप्ट है 22 क्रोमोसोम पे, इसे हम बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये जो है फ्यूजन प्रोटीन ये टायरोसिन काइनेज को एनकोड करेगी। ये ग्रोथ फैक्टर्स है ना, तो ये टायरोसिन काइनेज के ऊपर आएंगे। उसके बाद इंटरमीडिएटरी पाथवेज होंगे, न्यूक्लियस के पास जाएगा, सेल डिवीजन होगी एंड अल्टीमेटली जो है कैंसर डेवलप होगा। ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये जो स्पेसिफिक केस है BCR-ABL ये दोनों का, ये होता है CML। CML इज़ क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसका जो फिनोटाइप है, इसके फिनोटाइप के लिए ये वाला जीनोटाइप इज़ नेसेसरी। 90% पेशेंट्स में यही होता है, ABL BCR वाला टाइप। तो लेट्स स्टार्ट टारगेटेड ड्रग्स। पहला हमने बोला कि BCR-ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हैं। उसमें जो पहली ड्रग है दैट इज़ इमैटिनिब। अब ये जो इमैटिनिब है पहली सिलेक्टिवली टारगेट ड्रग है जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी मैलिग्नेंसी को ट्रीट करने के लिए। तो पहली ड्रग कौन सी है? आई। हमेशा फर्स्ट जो है ना वो हमें अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस खुद को देनी चाहिए। तो सबसे पहला आई है, आई जो है वो सबसे पहले आई थी, आई मैटिनिब। ओके, कहाँ पे यूज़ होती है? CML सेल्स के लिए। CML कौन है? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। BCR-ABL आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया से आपको क्या याद आना चाहिए कि ये CML सेल्स के लिए है। ओके, अब ये जो हमारी ये जो ड्रग है इमैटिनिब, ठीक है, ये BCR-ABL टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट करती है, लेकिन साथ साथ में ये कुछ उसके जैसे रिलेटेड जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स हैं उन्हें भी करती है, जैसे कि PDGFR प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर्स हैं, इसके ऊपर भी एक्ट करती है, इन्हें भी इनहिबिट करती है। इन्हें इनहिबिट करती है तो वो क्या करती है, CML के साथ साथ एक और डिजीज़ ट्रीट कर सकती है, दैट इज़ डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस। क्योंकि इस केस में PDGFR जो है वो ओवर एक्सप्रेस कर रहा था, तो हमने इसको इनहिबिट किया तो फिर ये भी ट्रीट हो जाएगी। थर्ड, वो और कौन से रिसेप्टर को कर सकता है? C-KIT रिसेप्टर्स। C-KIT रिसेप्टर को करता है तो उसकी वजह से जिस्ट जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, दैट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। सारे ट्यूमर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी सार्कोमा की ही बात हुई है यहाँ पे। ओके, सार्कोमा, दिस इज ट्यूमर। Although we study it under the heading of BCR-ABL tyrosine kinase receptor, but it is also used to inhibit PDGFR and C-KIT receptors जो कि उसी के रिलेशंस में आते हैं। अब ये जो इमैटिनिब है इट इज़ बायो अवेलेबल ओरली अच्छी खासी अवेलेबल है और इसका T-half जो है 18 आवर्स है। ओके, ये जो है ये इसका लिवर के अंदर होता है मेटाबॉलिज्म, लिवर के अंदर जाके ये एक्टिव मेटाबोलाइट बनाती है, एक्टिव मेटाबोलाइट बनाएगी। उसका जो T-half होता है वो डबल होता है, लाइक इसका 18 है तो उसका डबल होगा इससे, जो एक्टिव मेटाबोलाइट का है। बाकी ये जो मेटाबोलाइट्स हैं ये बाइल के थ्रू फीसेस में चले जाते हैं, सारे के सारे मेटाबोलाइट्स। अब इमैटिनिब को रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं हमारी बॉडी? मान लो कि ये जिस पे उसने एक्ट करना है, BCR-ABL पे एक्ट करना है, तो यहीं पे पॉइंट म्यूटेशन आ जाए, कोई म्यूटेशन आ जाए तो वो इसको पहचान ही नहीं पाएगा अब, है ना। तो फिर उसकी ये जो इमैटिनिब की अफिनिटी है इसके ऊपर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के ऊपर, ये जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस का एक मेथड है।
और ये हमें पता लग गया कि कैसे ये बाइल के थ्रू फीसेस में चले जाते हैं सारे मेटाबोलाइट्स। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इमैटिनिब है वो कैसे एक्ट करता है, वो BCR ABL के ऊपर बाइंड करता है। ये काइनेज है ना, वो क्या करेगा, वो बाइंड करेगा और ये जो काइनेज है जिसने ये बनाना था उसे इनएक्टिव स्टेट में बाइंड करके उसे रोक देगा। ADR क्या है इसके, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, फ्लूइड रिटेंशन, पेरी ऑर्बिटल एडीमा एंड लिवर डैमेज, क्योंकि लिवर में हो रहा है तो लिवर डैमेज कर दिया। डोसाटिनिब इज़ अ मोर पोटेंट इनहिबिटर इन इमैटिनिब से ज़्यादा। साथ में ये जो है इमैटिनिब जो है ये हमने बोला था कि इनएक्टिव स्टेट वाले एंजाइम के पास जाती है और उसे रोक देती है, लेकिन जो डोसाटिनिब है वो दोनों के साथ बाइंड कर लेता है, मतलब कि एक्टिव के साथ भी और इनएक्टिव स्टेट ऑफ एंजाइम के साथ दोनों के साथ बाइंड करता है और रोक देता है। T12 इसका 3 to 5 आवर्स है। CML में वही सेम CML में यूज़ होता है ये। एंड इसका जो ADR है दैट इज़ लो ब्लड काउंट्स, ब्लीडिंग, हाइपरटेंशन एंड QT प्रोलॉन्गेशन। देन जो थर्ड एग्जांपल आती है दैट इज़ नीलोटिनिब। नीलोटिनिब का T12 है 17 आवर्स। ये साथ में P ग्लाइकोप्रोटीन जो कि PGP है उसको इनहिबिट करती है। BCR ABL को इनहिबिट करती है, जिसके अंडर हम पढ़ रहे हैं ना, BCR ABL के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसको इनहिबिट करती है। साथ में PDGFR बीटा, PDGFR हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, ये दैट इज़ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, उन्हें इनहिबिट करती है। C-KIT रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो इसका हमने देखा ये जो जिन को इनहिबिट करती है इमैटिनिब भी उन्हीं को इनहिबिट करता है, तो हमने देखा काफ़ी सिमिलर है नीलोटिनिब। तो इसके जो ADR हैं वो भी सिमिलर हैं काफ़ी इमैटिनिब से, लेकिन इमैटिनिब में QT प्रोलॉन्गेशन नहीं थी, इसमें QT प्रोलॉन्गेशन भी है एज एन ADR। उसमें देखा ना ADR देख लो, कहीं पे वो नहीं है, लेकिन इसमें QT प्रोलॉन्गेशन हो रही है नीलोटिनिब में। ओके, नेक्स्ट जो है बोसूटिनिब एंड पोनाटिनिब, ये और एग्जाम्पल हैं, याद करने हैं तो, नहीं तो बहुत है ये। नीलोटिनिब का जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 30% है, ओरली अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 30% है, लेकिन इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ फूड। लेकिन इन दोनों का कोई असर नहीं होता, फूड के साथ लें ना लें, इमैटिनिब और डासाटिनिब को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीलोटिनिब जो है उसका जो बायोअवेलेबिलिटी है इंक्रीज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड। सेकेंड कैटेगरी दैट इज EGFR इनहिबिटर्स, दैट इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर्स। ठीक है, हम लोग एपिडर्मल पे आ गए। उसका जो दूसरा नाम है दैट इज ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, दैट इज HER, ये हमने ले लिया। अब ये जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये 2 टाइप्स के, वैसे तो 4 के होते हैं, HER 2, 3, 4, लेकिन हम लोग 1 और 2 पढ़ते हैं मेजरली, तो यहाँ पे हम लोग 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो HER1 है ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है टायरोसिन काइनेज, जो कि रेगुलेट करेगा ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ डिफरेंशिएशन ये मैनेज करेगा। कौन है ये? ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, टायरोसिन काइनेज के साथ बाइंड। जब HER जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आता है ना, EGF ही आएगा ना, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के साथ बाइंड करेगा, तो अंदर के जो टायरोसिन काइनेज हैं उनकी हो जाएगी डाइमराइजेशन। इनकी डाइमराइजेशन होगी तो फिर क्या होगा, टायरोसिन काइनेज जो है ये एक्टिवेट हो गए। अब फॉस्फोराइलेशन होगी अंदर के प्रोटीन्स की, मतलब अंदर जो भी प्रोटीन्स हैं जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शन करवानी है आगे न्यूक्लियस से, आगे जो भी पाथवेज में आना है ताकि कैंसर डेवलप हो, तो वो सबको वो रेगुलेट करता है, उनकी फॉस्फोराइलेशन करके उन्हें एक्टिवेट कर देता है। अब कुछ कैंसर्स जो होते हैं वो उनमें क्या होता है कि यही चीज़ का, ये जो ग्रोथ फैक्टर है, ये रिसेप्टर है, ये ओवर एक्सप्रेस करने लग जाता है, या म्यूटेशन आ गई, EGFR में कोई म्यूटेशन आ गई, ओवर एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या ड्रग्स यूज़ करते हैं वो देखते हैं। पहली ड्रग है हमारे पास जेफ्टेनिब। जेफ्टेनिब क्या है, वो ओरल ड्रग है, उसमें हम लोग मतलब जो जेफ्टेनिब है वो सेल को पेनिट्रेट करेगी और जो टायरोसिन काइनेज है ना, टायरोसिन काइनेज उसके साथ बाइंड कर जाएगी। अगर उसके साथ बाइंड करगी, हमने बोला यहाँ पे टायरोसिन काइनेज की जब वो होती है डाइमराइजेशन होती है, वो एक्टिवेट होता है, उसके बाद जाके वो फॉस्फोराइलेशन करता है आगे प्रोटीन्स की। लेकिन अगर हम टायरोसिन काइनेज के साथ जेफ्टेनिब को बांध दें तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाएगा आगे जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं उनकी, तो इट विल प्रिवेंट द फॉस्फोराइलेशन। इसकी बायोअवेलेबिलिटी है 60%। इट इज़ यूज्ड इन नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। इसका T12 है 40 आवर्स
एंड इसके ADRs हैं स्किन रैश, डायरिया, नोजिया, इंक्रीज इन सीरम ट्रांसएमाइनेज, ये इसका मेजर पॉइंट है, ये आपको याद करना है कि इसमें क्या होता है, ट्रांसएमाइनेज का लेवल इंक्रीज होता है। तो हमें इसका जो लिवर फंक्शन टेस्ट है उसमें हमें ये जो एंजाइम्स हैं इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, इसको देखते रहना चाहिए, ओके। और साथ में लंग कैंसर जो नॉन स्मोकर्स में होता है ना, देन एर्लोटिनिब का भी सेम ही एक्शन है, ये भी नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। लेकिन अगर हम साथ में जेमसिटाबीन के साथ दे दें, ये ड्रग है जेमसिटाबीन, इसके साथ अगर हम दे देते हैं तो फिर वो पैंक्रियाटिक कैंसर को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। ADR इसके हैं रैश, डायरिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, हिपैटिक डिसफंक्शन। लास्ट जो है दैट इज सेटुक्सीमैब। सेटुक्सीमैब, देखो जहाँ पे पीछे मैब आ गया ना, MAB, तो उसका मतलब क्या है कि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ओके। बाकी जो ऊपर पड़ी हमने बोला ना यहाँ पे ओरल बायोअवेलेबिलिटी, मतलब निब, इब, ये सारे ओरल हैं, इब ये भी ओरल, ये भी ओरल, ओके। ये ऊपर वाले जितने हमने पढ़े ये सारे ओरल थे। ये जो यहाँ पे मैब आता है ना पीछे, तो दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो या इट इज़ एन एंटीबॉडी इनहिबिटर ऑफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, ओके। ये क्या है, ये ह्यूमन और माउस का एक काइमेरिक एंटीबॉडी है जो कि डाइमराइजेशन को प्रिवेंट करती है उसके साथ बाइंड कर। इसमें हमने XI यूज़ किया बीच में। XI जब आता है ना बीच में, उसका एक मतलब है, ऐसे ही नाम नहीं है। XI का मतलब होता है काइमेरिक, नाम से ही पता लगना चाहिए ताकि आपको रट्टे ना मारने पड़े कि XI जब आ गया तो उसका मतलब है काइमेरिक। काइमेरिक का मतलब है कि ये जो चीज़ है ये 65% माइस से डिराइव्ड है, 65% माइस से डिराइव्ड है। क्या करते हैं हम लोग कि माइस के अंदर हम ये जो HER है ये दे देते हैं, उसके बाद इसके खिलाफ, क्योंकि HER उसके लिए तो न्यू है ना, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो वो एंटीबॉडी हम 65% माइस से लेते हैं और बाकी की ह्यूमन से। सो दिस इज सेटुक्सीमैब, जो कि मैब से हमें पता लग गया कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, XI से पता लग गया हमें कि ये काइमेरिक है, ओके। अब ये कहाँ पे यूज़ होती है, इट इज़ यूज इन मेटास्टैटिक स्क्वैमस कार्सिनोमा ऑफ हेड एंड नेक, साथ में मेटास्टैटिक कोलोरेक्टल कैंसर। वही ADR स्किन रैश, इचिंग, डायरिया, बाकी रेयर है, लेकिन सीरियस इन्फ्यूजन एनाफिलेक्टॉइड रिएक्शन भी हो सकता है कि हमने इन्फ्यूज़ किया, क्योंकि एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी हम खिला तो सकते नहीं है उसको, तो हमें उसमें इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा ना, तो हमने उसमें इन्फ्यूजन किया, तो उसके बाद एलर्जी जैसी बहुत सिवियर रिएक्शन जो होती है उसे एनाफिलेक्सिस बोलते हैं, एनाफिलेक्टॉइड रिएक्शन बोलते हैं, वो हो सकती है। रेयर है लेकिन बहुत सीरियस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ HER2 इनहिबिटर्स, है वही एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स ही हैं, लेकिन उसकी टाइप बदल गई, 2 बन गई, 2 को हम बोलते हैं न्यू इनहिबिटर्स। ट्रांसटूजुमैब, अब ये जो मैब है उससे पता लग गया हमें कि ये एंटीबॉडी है। उसके बाद जो जू है ह्यूमनाइज्ड, कहीं पे भी आपको ये दिखे ना तो आपने यही पता लगाना है, उसमें बता देना ह्यूमनाइज्ड है। मैम बड़ी इंप्रेस हो जाएगी आपको इतना भी पता है। ह्यूमनाइज्ड का मतलब है कि वो जो है फुली ह्यूमन नहीं है, 95% ह्यूमन है और 5% म्यूराइन है। म्यूराइन मतलब माइस, ह्यूमनाइज मतलब ह्यूमन है ऑलमोस्ट 95% और 5% म्यूराइन। जू का मतलब ये हो गया। 2 का मतलब होता है, जैसे ये 2 लिखा ना, 2 का मतलब होता है ट्यूमर, यहाँ पे भी 2 है ना, 2 का मतलब ट्यूमर के लिए यूज़ है। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ओवर एक्सप्रेसिंग ब्रेस्ट एंड गैस्ट्रिक कैंसर। जो HER2 है ना, ये ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर्स में हमें दिखेगा। साथ में अगर हम टैक्सीन्स के साथ देते हैं तो रीलैप्स, ये जो इसके अगर रीलैप्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स के, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी के बाद अगर रिलैप्स हो रहे हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। ADR वही एक्यूट इन्फ्यूजन रिएक्शन। एक्यूट इन्फ्यूजन रिएक्शन में आते हैं कि जैसे उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स हो गए, ठंड लगना, चिल्स होने, फीवर, मेलेज, डिस्निया, ये सब जो कंडीशंस हैं ये एक्यूट हैं, एनाफिलेक्टॉइड नहीं है, फ्लू लाइक जैसे छोटे मोटे चीज़ें। हार्ट फेलियर होना ये एक बहुत बड़ी बात है। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। अब ये जो हार्ट फेल की बात करिए, कार्डियोटॉक्सिसिटी हम क्यों होती है, क्योंकि ये जो HER2 और साथ में 4 भी, अभी तो हम 2 की बात करें, वैसे HER2, 4 जो रिसेप्टर्स हैं, इसका जो सिग्नलिंग सिस्टम है ये हमारे कार्डियोमायोसाइट्स में भी है, तो हम इन्हें इनहिबिट करते हैं ना, तो कार्डियोमायोसाइट्स में भी इनहिबिट हो जाते हैं। और कार्डियोमायोसाइट्स में ये ज़रूरी थे सिग्नलिंग के लिए, और वो जो सिग्नलिंग थी वो ज़रूरी थी कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन के लिए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लोग HER2 या 4 को इनहिबिट कर रहे हैं, उसका असर हार्ट पे भी पड़ रहा है, क्योंकि हार्ट के अंदर भी ये वाला सिस्टम है, ये वाले रिसेप्टर्स हैं, तो ये सिस्टम जो हार्ट में है वो ज़रूरी था हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन के लिए हार्ट के, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्टाइलिटी कम हो जाती है और इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो जाती है।
लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन LVEF, ये कम हो जाता है अगर हम ये जो ट्रांसटूजुमैब है ये अकेला देते हैं तो 5% पेशेंट्स में हमें दिखता है ये कम होना। लेकिन अगर हम लोग साथ में डॉक्सोरूबिसिन देते हैं, डॉक्सोरूबिसिन भी हमने पढ़ा ना लास्ट में कि ये एक एंटी कैंसर ड्रग ही है, इसको हम लोग दे रहे हैं, LVEF जो है वो कम होता है इन 20% पेशेंट्स। तो मतलब पेशेंट्स का जो अमाउंट है ये इसका हार्ट फेलियर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 20% हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग टैक्सेंस के साथ देते हैं तो ये जो रेट है कार्डियोटॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि डॉक्सोरूबिसिन खुद एक कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है, उसके साथ देंगे तो हम लोग और उसको ख़राब कर देंगे। और ये जो ओवर एक्सप्रेशन है HER2 का, ये 30% ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर्स में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो HER2 के जो ओवर एक्सप्रेशन है 20 से 30% ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर्स में, ये किस वजह से होता है? जीन एम्प्लीफिकेशन की वजह से। किस क्रोमोसोम पे है ये जीन? क्रोमोसोम नंबर 17। इस क्रोमोसोम नंबर के ओवर एम्प्लीफिकेशन की वजह से ये वाला जो है ये ओवर एक्सप्रेस करता है। लास्ट जो है दैट इज़ लैपाटिनिब। ठीक है, लैपाटिनिब, निब से पता लग रहा है हमें कि ये मैब नहीं है, ये ओरल है और स्मॉल मॉलिक्यूलर इनहिबिटर है। मेटास्टैटिक HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स, ये ड्रग्स हैं, ये लोग जो ब्रेस्ट कैंसर्स इनकी वजह से हैं कि इसके ओवर एक्सप्रेशन की वजह से उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ADR एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कार्डियोटॉक्सिसिटी ट्रांसटूजुमैब से कम, लेकिन हाँ इसमें भी होती है, और QT प्रोलॉन्गेशन। साथ में ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर्स में भी यूज़ होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली उस केस में जहाँ पे HER2 ओवर एक्सप्रेस कर रहा है। ब्रेस्ट कैंसर होने के और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जिसमें HER2 ओवर एक्सप्रेस कर रहा है वो वाले ब्रेस्ट कैंसर्स में वी यूज़ दिस लैपाटिनिब। सो हम लोगों ने इसमें ये वाला पार्ट कर लिया, EGF HER रिसेप्टर इनहिबिटर्स कर लिए। नेक्स्ट में हम लोग आगे करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।